नमस्कार साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सत्यार्थ जीएस एकेडमी में। इसके अंतर्गत हम संविधान को पढ़ रहे हैं और इस पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, संविधान का महत्व और संविधान के प्रकार को हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज हम संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी निर्माण गाथा को पढ़ने से पहले हमें उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को देखना आवश्यक है। हम देखते हैं कि ये हमारा भारत है, समझना, ये हमारा भारत है। पहले भी प्राचीन काल में भी भारत से क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। ये आपका इस टाइप यहाँ पे यूरोप है, ओके। यूरोप और भारत के मध्य प्राचीन काल, मध्यकाल, तब से ही व्यापार हो रहा था। व्यापार कहाँ से होता था? इस मार्ग से होता था एक तो, और फारस की खाड़ी यहाँ से जाती है, यहाँ से होता था, ठीक है। यूरोप जाने के दो रास्ते थे, एक तो ये अफ़गानिस्तान टर्की होते हुए यूरोप पहुँचते थे और फारस की खाड़ी होते हुए पहुँचते थे। फिर ऐसी क्या समस्या आई कि इनको इधर से अफ्रीका जो है, समझना कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका से घूम के आना पड़ा। ऐसी क्या समस्या आई? यह ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। किसका? ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। और ऑटोमन साम्राज्य ने जो यहाँ से लोग जाते थे व्यापार के लिए, उन पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या? टैक्स। और कई जगह इनके साथ लूट भी होने लगी और सुरक्षा के जो व्यवस्था थी पहले वो ख़त्म होने लगी और फारस की खाड़ी में भी इनको लूटने लगे। तो ऐसा होने की वजह से ये लोग यहाँ से आना बंद कर दिया, क्योंकि इनका एक तो मुनाफा कम हो गया, टैक्स ज़्यादा लेने लगे और इनकी जान को खतरा और सामान को भी खतरा था, ठीक है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले पुर्तगाल के लोगों ने एक रास्ता खोजा। इनमें से एक व्यक्ति था, पुर्तगाल का एक व्यक्ति जो सबसे पहले भारत आया, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा 1498 में, ठीक है। वास्को डिगामा भारत में आया, कालीकट के तट पे आया। तो इसने जब ये वापस गया अपने, कहाँ? पुर्तगाल एक छोटा सा देश है अफ्रीका के ऊपरी हिस्से के पास में यहाँ पे, ठीक है। पुर्तगाल जब ये वापस गया तो जैसे पड़ोस में अगर किसी के पास बहुत खजाना मिल जाए तो क्या होता है, पूरे अड़ोस पड़ोस में सबको पता चल जाता है। ऐसे ही जब ये पुर्तगाल वापस गया तो कहते हैं इतना जितना भी लाया था ना, उसका 60 गुना अधिक रिटर्न लेके गया था। तो भैया हल्ला हो गया इसका। तो यूरोप में भी और लोग इससे प्रभावित हुए कि इतना ज़्यादा मुनाफा। तो फिर यहाँ पे दो लोगों ने एक कंपनी बनाई थी ब्रिटेन में दो लोगों ने एक कंपनी बनाई थी। एक का नाम था जॉन बॉट और जॉर्ज। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं शॉर्ट में यही लिखूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। कब? इन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी, तो उनसे अनुमति ली और उन्होंने 15 वर्षों का इन्हें चार्टर दिया। चार्टर यानी अधिकार पत्र, कि भैया आप जाओ और 15 वर्षों तक वहाँ पर व्यापार करो।
और ये क्या व्यापार करने आए थे? ये ब्रिटेन के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये व्यापार करने आए थे मसाले, ठीक है, सूती वस्त्र, और अन्य कीमती सामग्री। इसका व्यापार करने ये लोग, यहाँ पे आप टाइम लाइन देख सकते हैं। पुर्तगाली आए सबसे पहले 1498 में, फिर उनके बाद डच नीदरलैंड के लोग, ठीक है, 1602 में आए, और ब्रिटेन के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई भारत में? 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ गए? इसको क्लियर करते हैं। तो हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 में आ जाती है, ठीक है। 1608 में ये अपना स्थायी कारखाना सूरत में अपना पहला कारखाना लगाती है, ठीक है। देखो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी ही होगी, तभी जाके आप सही से समझ पाओगे। अगर मैं हवा में बता दूं कि सीधा 1858 या 1890 या 60 में कुछ भी आगे बढ़ जाएं, या सीधा हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने लगें, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आप कहोगे ना कहाँ से आया? हमें जानना तो होगा अंग्रेज़ कैसे आए, क्यों आए, कब आए। तो 1608 में ये आए। अब 1608 में इस समय भारत में कौन था? भारत में राज चल रहा था मुग़लों का, ठीक है, मुग़ल, ओके। मुग़लों में औरंगज़ेब की समाप्ति के बाद मुग़ल कमज़ोर होते गए, और जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य, जैसे जैसे मुग़ल कम हो रहे थे और एक दूसरा साम्राज्य यहाँ पर बढ़ रहा था, वो था मराठा, ओके। तो इनको लगा कि मराठा साम्राज्य जिस तरह से विकास कर रहा है, तो उस समय ये चुप ही रहे काफ़ी समय तक। देखो आ तो कब गए थे? 1608 में। ये ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए, आराम से अपना बिजनेस करते रहे, आते जाते रहे, चीज़ों को देखते रहे। फिर जैसे मराठा साम्राज्य भी पतन की ओर आया, तो इनको लगा ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने देखा कि ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, धर्म, जाति, वंश, इन आधारों पर, क्षेत्र के आधार पर आपस में लड़ रहे हैं। तो मराठा शक्ति भी एकदम समाप्त हो गई। मराठाओं को हराया इन्होंने पहले, ठीक है, किसने? अंग्रेज़ों ने। फिर धीरे धीरे ये पावर में आते गए, और जो सबसे निर्णायक बात थी, दो युद्ध आप देखेंगे। 23 जून 1757, ठीक है, ये एक डेट है। इस डेट में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी एक गांव है, एक नगर मान लो, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और प्लासी क्यों कहते हैं? प्लास का जो पेड़ होता है ना, प्लास, जंगल की आग जैसे हम कहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्लास के पेड़ थे, इसलिए प्लासी के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल के गांव में यहाँ पे एक युद्ध हुआ। ये भारतीय इतिहास को बदलने वाला एक कदम था, ठीक है। अब इस युद्ध में एक साइड अंग्रेज़ों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। एक साइड रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरी साइड बड़ से हम लिख देते हैं, कौन था? सिराजुद्दौला। ये बंगाल का नवाब था। इस समय
1757 के आसपास की बात, बंगाल भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र रहा, ठीक है। और यहाँ पर युद्ध हुआ। सिराज रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली, इसके सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। इससे कहा कि तुम सिराजुद्दौला के साथ लड़ने जाओ, अपनी सेना ले जाओ, लेकिन हथियार नहीं चलाओगे। समझ गए? यानी घात के साथ बड़ा घात। उसको लग रहा है, सिराज को क्या लग रहा है कि मेरे साथ तो है मीर जाफर दिख भी रहा है, लेकिन मीर जाफर ने हथियार नहीं उठाया। मीर जाफर ने जब भी हथियार उठाया तो इसी को नुकसान किया। और इससे क्या कह दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। और नवाब बनने के चक्कर में ये इससे मिल गया और रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी ये युद्ध जीती। ठीक है, युद्ध जीत गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीत गई। कैसे जीत गई, समझ गए? अब मीर जाफर को नवाब बना दिया। इसको क्या बना दिया? नवाब। जो दूसरों के रहमो करम पे बना हो वो क्या करेगा? जो मान लो मैं किसी को नवाब बनाता हूँ तो मैं कहूँगा वही तो काम करेगा। तो ये एक कठपुतली वाला राजा था, जैसे जैसे अंग्रेज नचाएंगे वैसे वैसे ये नच रहा था। ठीक है, ये दिक्कत आती है। तो मीर जाफर को फिर आगे हटा दिया जाता है। मीर जाफर भी ज़्यादा दिक्कत करने लगता है। इसके बाद मीर कासिम आता है। ओके, इस तरह से ये युद्ध समझ गए आप लोग। 22 अक्टूबर 1764 ये वो डेट है। इसके बाद भारत का इतिहास पूरी तरह से बदलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इस तारीख में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में एक स्थान है। ठीक है, बिहार में, हमारा जो बिहार राज्य है वहाँ पर बक्सर है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। इसमें ये बहुत बड़ा युद्ध था क्योंकि इसमें एक तरफ तो कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? इसका जो सेनापति था, हेक्टर मुनरो। ओके, और दूसरी साइड में कौन था? दूसरी साइड में था संयुक्त सेना। संयुक्त सेना थी। ओके, अब संयुक्त सेना में कौन कौन था? तो मुगल शाह आलम, ये मुगल सम्राट था। ठीक है, शाह आलम मुगल। शुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और मीर कासिम, जो कि मीर जाफर के बाद इसको बनाया गया था। ठीक है, मीर कासिम, लेकिन ये अंग्रेज़ों के हिसाब से नहीं चला, इसने विरोध कर दिया। ये बंगाल का नवाब। समझना, उस समय की सबसे बड़ी शक्ति कहने को मुगलों के सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और मीर कासिम, ये तीनों की सेनाएं थीं एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन था? अंग्रेज। और अंग्रेज़ों का जो है कमांडर कौन था? सेनापति हेक्टर मुनरो। जब इनके बीच युद्ध हुआ आमने सामने का, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध जीती। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है युद्ध जीत गई। ओके, अब भारत की जो बड़ी शक्तियां थीं उनको एक साथ हराना बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने एक संधि की 1765 में।
ये पूछा जाता है इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि जब हुई, इसके बाद क्या बदलाव आए? जो मुगल थे ना, मुगल सम्राट, अब पेंशन पर रहेंगे, ठीक है। नाम मात्र के राजा हो गए, अंग्रेजों की पेंशन पर रहने लगे यहाँ से, ठीक है। और क्या परिवर्तन हुआ यहाँ पर? बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ओके, इलाहाबाद की संधि के बाद क्या होता है? महत्वपूर्ण बदलाव। पहला बदलाव तो ये था कि मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहेंगे, ठीक है। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहेंगे, बस अपना खाओ पियो रहो, ऐश करो, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि अब कौन आ गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई थी एक तरह से। और इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। अब द्वैत शासन से आप क्या समझते हैं? दोहरा शासन यहाँ पर लाए गए। शासन में दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा क्या? दीवानी कानून, ओके, और दूसरा होगा निजामती, ठीक है। एक दीवानी होगा और एक दीवानी और निजामत। दीवानी में क्या आएगा? टैक्स, ठीक है, मेन बात टैक्स। निजामती में क्या आएगा? शासन। तो अंग्रेजों ने क्या कहा? बंगाल के नवाब से क्या कहा? तुम पैसा इकट्ठा करो, शासन करो, और पैसा किसके पास रहेगा? हमारे पास, और तुम शासन चलाओ, ठीक है। ये बात यहाँ पर हुई थी, ठीक। और ये द्वैत शासन लागू करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लागू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। इस समय ये बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। और द्वैत शासन क्या है? दीवानी यानी टैक्स के मामले किसके पास होंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। पैसा किसके पास होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जबकि शासन कौन चलाएगा? शासन ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नवाब चलाएगा। नवाब को क्या दिया जाएगा इसके बदले? नवाबों को दी जाएगी पेंशन। अब इस तरह से देखो, मेन पावर क्या होता है? पावर सोर्स, शक्ति का सोर्स क्या है? पैसा, धन। अगर धन ही नहीं है नवाब के पास, नवाब खुद पेंशन पर चल रहा है, तो वो क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से पावर में आई, ओके। अब 1665, भाई ये आए कहाँ से थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटेन से आए थे, और ब्रिटेन की जो ताज है, यानी ब्रिटेन का साम्राज्य, इन पे निगरानी बनाए हुए था, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब इन पे टैक्स बहुत ज़्यादा आने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत ज़्यादा टैक्स आने लगा। अब बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो लोगों का क्या होगा? मन बहकेगा तो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या बढ़ गया? भ्रष्टाचार बढ़ा। 1665 के बाद द्वैत शासन लगाया, कंपनी के पास पैसा ही पैसा आ रहा था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फिर
क्या होता है यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार कदम उठाती है, ठीक है। और उसमें क्या कदम उठाती है, कुछ नियम बनाती है, नियम बनाती है। और उन नियमों को हम यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का शासन और ताज का शासन, वे नियम कैसे चले। पहले कंपनी चलाएगी, फिर कंपनी को ख़त्म करके ताज सीधे अपने हाथ में भारत के शासन को ले लेगा। 1665 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में, अभी हमने जाना भ्रष्टाचार कैसा हो गया था, चरम पर। और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किए, नियम बनाए। और किस लिए बनाए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। और उनको भी लगने लगा कि देखो अब बहुत अच्छा मौका है, भारत में हम लंबे समय तक अपना राज जमा के रख सकते हैं, लेकिन तुम लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हो वो ठीक नहीं है। उसके लिए सरकार ने क्या किया कि कंपनी को अपने हाथ में ले लिया और कंपनी से कहा हम नियम बनाएंगे, उनके हिसाब से काम चलेगा अब भारत में, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कई नियम निकाले। तो हम इसको 2 चरणों में पढ़ने वाले हैं और यहीं से संविधान की विकास यात्रा असल में यहाँ से शुरू होगी। जैसे आप देखेंगे 1773 में पहला नियम आता है, रेगुलेटिंग अधिनियम, ओके। 1773 से लेके 1858 तक इसे कंपनी का शासन कहते हैं। भारत में कंपनी का शासन रहा। यानी नियम कौन बनाता था, नियम बनाती थी ब्रिटेन की संसद, और उस नियम के अनुसार यहाँ पर राज्य कौन कर रहा था, कंपनी। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब 1858 से लेकर जब हम आज़ाद नहीं हुए, जब तक 1947 तक भारत पर कौन राज्य कर रहा था इस समय, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से, ताज का शासन या क्राउन का शासन या ब्रिटेन का सीधा शासन यहाँ पर हो रहा था इस समय काल में। तो इस समय काल में कुछ एक्ट आए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम आते हैं 4, वे सभी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद फिर 1858 से फिर भारत शासन अधिनियम, ठीक है, शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इनको पढ़ेंगे और अगली क्लास एक और क्लास, यानी कि 3 चरण में हम भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और हमें जानकारी भी मिलती है कि भारत में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे कैसे अपना पैर जमाया और भारत पे शासन किया, और भारत पे शासन करने के साथ साथ यहाँ पर संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये सारी कहानी इन अधिनियम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपको आज की क्लास समझ आई है तो लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और नए लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।